हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो एलपी साइको का आपका एग्जाम होगा उसमें 5 बैटरी टोटल होती है, यानी 5 टाइप के टेस्ट होते हैं। उसमें एक टेस्ट होगा आपका डायरेक्शन टेस्ट, और उस डायरेक्शन टेस्ट या फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, उस टेस्ट के अंदर हम क्लॉक टेस्ट पढ़ते हैं, उसी के अंदर हम टेबल टेस्ट पढ़ते हैं जिसमें लेटर्स या नंबर्स की कहानी होती है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। डायरेक्शन टेस्ट के अंदर जो रो कॉलम टेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप बैच करियर विल ऐप पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप साइको का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 199 है। और अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप फोन नहीं करेंगे, ठीक है। बैच करियर विल ऐप पे आपको दिख जाएगा, आप जाएंगे ऐप पे, सबसे नीचे बैच पे क्लिक करना आप ऐप खोलने के बाद। फिर ऊपर कई सारे सेक्शन बने होंगे, मुझे लगता है अभी एक नया सेक्शन बना है अदर बैचेज करके, उस बैच पे आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पे बैच दिख जाएगा एएलपी साइको के नाम से। तो आप बैच जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आईटीआई के ट्रेड के बैचेज भी करियर विल ऐप पे चल रहे हैं, ठीक है। तो बैचेज आपको करियर विल ऐप पे मिल जाएंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे की कहानी, टेबल टेस्ट, या जिसको आप रो कॉलम टेस्ट भी कहते हो, जो डायरेक्शन टेस्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे डायरेक्शन टेस्ट के अंदर ही जो आपका रो कॉलम टेस्ट है उसको हम शुरू करेंगे। डायरेक्शन टेस्ट के अंदर आपने क्लॉक टेस्ट पढ़ लिया है, क्लॉक टेस्ट हमने कंप्लीट कर दिया डायरेक्शन टेस्ट के अंदर। अब डायरेक्शन टेस्ट के अंदर ही रो कॉलम टेस्ट होता है, उसके सवाल आते हैं, कुछ नंबर्स के सवाल आते हैं, कुछ अक्षर यानी लेटर्स के सवाल आते हैं। हम दोनों को करके देखेंगे, ठीक है। रो कॉलम टेस्ट ये डायरेक्शन टेस्ट के अंदर में ही है। डायरेक्शन टेस्ट में एक क्लॉक टेस्ट था और दूसरा रो कॉलम टेस्ट वगैरह है। इसमें कभी अक्षर के सवाल आएंगे, कभी नंबर के सवाल आएंगे। तो शुरू करें कहानी। आज का पहला सवाल आपके पास है ये। मेरे साथ सनी है, अनुज है, राजीव है, विद्या है, आकाश है, चंदन है, लक्ष्मी है, राजेश्वरी है। स्वागत है आप सभी लोगों का। ए वेरी गुड आफ्टरनून। लक्ष्मण है हमारे साथ, गिरी हैं, अमित भी हैं। अनुज अभी पढ़ो, फिर बाद में बताते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपके पास ये है रो कॉलम टेस्ट का। रो कॉलम टेस्ट का पहला सवाल ये है, देखो। सबसे पहले रो और कॉलम किसको बोलते हैं मैं आपको ये बता दूं। रो मतलब पंक्ति, ऐसे ऐसे जो होता है इसको हम बोलते हैं रो। ऐसी ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। जैसे रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया, ये रो 4 हो गया, ये रो 5 हो गया। ये पंक्ति होती है, रो पंक्ति। अच्छा, कॉलम क्या होता है। कॉलम को आप स्तंभ हिंदी में बोल सकते हो। ये कॉलम है, जैसे कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया, ये कॉलम 4 हो गया, ये कॉलम 5 हो गया। एक कॉलम है, स्तंभ, ठीक। तो रो और कॉलम आपने देख लिया। अगर जैसे मैं कहूं कि ये रो 1 है, रो 1 का पहला एलिमेंट कौन है, रो 1 का पहला एलिमेंट ये है, पहला तत्व। पहले रो 1 यानी पंक्ति 1 का दूसरा एलिमेंट कौन है, ये। रो 1 का तीसरा एलिमेंट कौन है, तीसरा तत्व कौन है, ये। या अगर मैं आपसे कहूं कॉलम 1 का पहला एलिमेंट कौन है, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट है ये। कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट कौन है, ये। कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट कौन है, ये, ठीक है। तो रो और कॉलम समझ में आ गया आपको। नॉर्मली जब रो की बात करते हैं तो लेफ्ट राइट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए रो 2 का ये एलिमेंट आपने लिया, तो कई बार इसके लेफ्ट की बात की जाएगी तो ये होगा, इसकी सॉरी, ये एलिमेंट जैसे आपने लिया डी एलिमेंट, ये कौन सा है, रो 2 का एलिमेंट है। अगर यहां से राइट की बात की जाएगी तो राइट आप इधर जाओगे, लेफ्ट की बात की जाएगी तो लेफ्ट आप इधर जाओगे, इसके ऊपर की बात की जाएगी तो ऊपर आप इधर जाओगे, नीचे की बात की जाएगी तो नीचे आप इधर जाओगे। ऐसी कहानी होती है, ठीक है। बाकी हम सवालों के माध्यम से सीखेंगे क्या क्या है। बाकी हम सवालों के माध्यम से सीखेंगे क्या क्या सवाल बनते हैं इस पे। चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। सवाल यह है पंक्ति 5। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ना, जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल जो रहेगा, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, ठीक है। पंक्ति 5 में दोनों बी के मध्य में जो अक्षर है, पंक्ति 5 पे आइए पहले। पंक्ति 5 कौन है, ये है पंक्ति 5। पंक्ति 5 में क्या है, दोनों बी के मध्य में। दो बी कहां आया है, ई सी बी डी बी, दो बी आया है, एक बी यहां और एक बी यहां। क्वेश्चन छिप रहा है लोगों से, चिंटू।
चलो ठीक है। अब लोगों हट गया, एक बी ए है एक बी है, दो बी हैं, यही तो सवाल है। पंक्ति 5 में दोनों बी के मध्य में, एक बी ये है दो बी ये है, दूसरा बी ये है, दोनों बी के मध्य में जो अक्षर है वह अक्षर कौन है? दोनों बी के बीच में डी है। दोनों बी के बीच में कौन सा अक्षर है? डी। पहले तो पंक्ति 5 पकड़िए, पंक्ति 5 में दोनों बी, दो बी कौन से? एक बी ये है दूसरा बी है, इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है? डी। दोनों बी के मध्य में जो अक्षर है वो अक्षर कौन है? डी है। अच्छा, वह अक्षर जिस स्तंभ में सबसे अधिक बार आया है, आप बताइए ये दोनों बी के बीच में जो अक्षर डी है, यह किस स्तंभ, किस कॉलम में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? डी। डी किस कॉलम में सबसे ज्यादा बार आया है? यहां पे डी कितनी बार आया है? दो बार। यहां पे डी एक बार, यहां पे डी एक बार, यहां पे डी एक बार, यहां पे डी एक बार। अरे बोलो, यहां पे डी एक बार, यहां पे डी एक बार, इस कॉलम में एक बार, इस कॉलम में एक बार, इस कॉलम में दो बार, इस कॉलम में डी दो बार आया है। तो सवाल है कि दोनों बी के बीच में जो एलिमेंट है, तत्व है, वो किस कॉलम में सबसे ज्यादा बार आया है? जिस स्तंभ में सबसे ज्यादा बार है। किस स्तंभ में? कॉलम 1 में सबसे ज्यादा बार है, दो बार आया है। अच्छा, कॉलम 1 में, उस स्तंभ में ऊपर से दूसरा अक्षर कौन सा है? मतलब जिस कॉलम में डी सबसे ज्यादा बार आया है, कॉलम 1 में सबसे ज्यादा बार आया है दो बार, उस स्तंभ, उस कॉलम में ऊपर से दूसरा अक्षर। तो कॉलम 1 का पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये, पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये। आपका आंसर हो गया ये बी। आपका इस सवाल का आंसर क्या हो गया? बी। बी इज योर आंसर। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। इस सवाल को पढ़ने में और समझने में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सवाल है कि रो 5 में यानी पंक्ति 5 में दोनों बी के बीच में जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट सबसे ज्यादा बार किस कॉलम में आया है? वो एलिमेंट सबसे ज्यादा बार जिस कॉलम में आया वो कॉलम क्या है? कॉलम 1। यहां डी दो बार आया, बाकी कहीं डी दो बार नहीं आया है। तो ये डी सबसे ज्यादा इस कॉलम में आया है। ठीक, इस कॉलम को हम पकड़ लिए। फिर बोला है उस स्तंभ में ऊपर से दूसरा अक्षर। इस कॉलम में ऊपर से पहला अक्षर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, दूसरा अक्षर बी है। ये उत्तर हो गया आपका। इस सवाल का आंसर बताइए। कोई डाउट है तो? कोई डाउट है किसी को? अरे विद्या, इस सवाल का आंसर पहले बताओ, आया कि नहीं आया? जब जो पढ़ाया जाए उस पर ध्यान बिल्कुल मत देना। ध्यान चाहे पीछे रखना चाहे आगे रखना। उस वक्त चिंटू की पुरानी आदत है, वर्तमान में कभी नहीं जीता है। ये वही वर्तमान है जिसकी कभी आप चिंता किया करते थे। आज के 6 महीना पहले कि CBT 2 का रिजल्ट आ जाएगा तो साइको को अच्छे से पढ़ेंगे। आ गया वो टाइम। बोलिए, सबको आया समझ में सवाल? हाँ, इसका आंसर बी होगा, बी। पंक्ति 5 में एक बी ये है, दूसरा बी है, दोनों बी के बीच में जो एलिमेंट है कौन है? डी। ये डी सबसे ज्यादा किस कॉलम में है? सबसे ज्यादा इस कॉलम में एक बार डी आया है, यहाँ इस कॉलम में भी एक ही बार आया है, इस कॉलम में भी एक ही बार आया है, इस कॉलम में भी एक ही बार आया है, इस कॉलम में दो बार, एक बार दो बार। तो इन दोनों बी के बीच में जो डी है वो किस कॉलम में सबसे ज्यादा बार आया है? कॉलम 1 में। तो उस कॉलम को पकड़ो जिसमें सबसे ज्यादा बार आया, पकड़ लिया। फिर बोला उस स्तंभ है, उस कॉलम में ऊपर से दूसरा अक्षर, कि व्हाट इज सेकेंड लेटर फ्रॉम द टॉप इन दैट कॉलम। उस कॉलम में जिसमें डी सबसे ज्यादा बार आया है, ऊपर से दूसरा अक्षर कौन है? पहला अक्षर है। इस कॉलम का पहला अक्षर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो दूसरा अक्षर बी होगा। बी इज राइट आंसर। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, विकास राज। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है, जिस स्तंभ में कोई अक्षर युग्म नहीं है, द कॉलम विच हैज नो लेटर इन पेयर। लेटर इन पेयर का क्या मतलब है? अगर कोई अक्षर दो बार आया है तो उसको हम बोलेंगे अक्षर युग्म। अक्षर युग्म का मतलब, युग्म मतलब होता है जोड़ा। जैसे आप नौकरी पाके जोड़ा बनाने की कोशिश करोगे कि नहीं?
अभी जोड़ा बन नहीं पा रहा है। नौकरी मिलेगी साथ साथ जोड़ा भी बनेगा। तो युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर। अगर बी कहीं दो बार आया तो हम बोल देंगे बी का पेयर है, बी का युग्म है। या ए दो बार आया तो हम बोलेंगे ए का जोड़ा है या ए का युग्म है। जिस स्तंभ में कोई अक्षर युग्म में नहीं है, द कॉलम विच हैज नो लेटर इन द पेयर, विच लेटर विल बी द सेकेंड टू द लेफ्ट। लेफ्ट लिखा हुआ है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ मिडिल लेटर ऑफ दैट कॉलम। क्या है इसका मतलब? देखिए, जिस स्तंभ में कोई अक्षर युग्म में नहीं है उसके मध्य अक्षर, पहले वो स्तंभ यानी कॉलम पता करिए जिसमें कोई अक्षर युग्म में पेयर में नहीं है। आइए कॉलम वन को देखते हैं। डी बी डी सी, यहां डी दो बार है तो डी युग्म में है, डी का पेयर है। डी, ये कॉलम वन, डी बी डी सी, डी एक बार डी दो बार, यहां डी का जोड़ा है, डी का युग्म है, डी का पेयर है, ये नहीं होगा। फिर यहां पे ए डी ई ए सी, यहां एक बार, यहां ये दो बार, ए का जोड़ा है, ए का युग्म है, ए का पेयर है, इसको भी नहीं लेना है। सी ई बी डी बी, यहां सब अलग अलग है क्या? सी फिर ई फिर बी, बी दो बार आ गया, यहां बी दो बार आया, यहां बी का जोड़ा है, बी का पेयर है, ये भी नहीं लेंगे। यहां बी सी ए बी डी, यहां भी दो बार आया, नहीं लेंगे। इसमें देखो ई ए सी डी बी, कोई भी अक्षर दोबारा नहीं आया है, कोई भी लेटर दोबारा नहीं आया, यानी इस कॉलम में युग्म नहीं बना है अक्षरों का। इस कॉलम में, इस स्तंभ में अक्षरों का युग्म, देयर इज नो पेयर ऑफ लेटर्स इन कॉलम 5। देयर इज नो पेयर ऑफ लेटर इन कॉलम 5। पेयर ऑफ लेटर मतलब कोई भी अक्षर दो बार नहीं आया। सवाल क्या है? जिस स्तंभ में कोई अक्षर युग्म में नहीं है, द कॉलम विच हैज नो लेटर इन पेयर, वो कॉलम कौन है? 5, जिसमें पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके मध्य अक्षर के बाईं ओर, इस कॉलम 5 का मध्य अक्षर क्या है भाई? इसमें 1 2 3 4 5 है, मध्य अक्षर फिर ये होगा बीच वाला, ये बीच वाला होगा मध्य अक्षर। ये है बीच वाला अक्षर भाई, दो ऊपर दो नीचे, बीच वाला ये है। जिसमें कोई पेयर नहीं बना उसका बीच वाला अक्षर ये। ठीक है, उसके मध्य अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा है? इसके मिडिल का लेटर ये है, अब इसके बाएं दूसरा अक्षर, इसके बाएं दूसरा अक्षर, तो इसके बाएं पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये, इसके बाएं के मतलब छोड़ के मतलब छोड़ के, से मतलब लेकर के, अगर होता के मतलब छोड़ के, से तो लेकर, इसके बाएं दूसरा अक्षर, इसके बाएं पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये हो जाएगा हमारा उत्तर। यही तो है। हमने सबसे पहले वो कॉलम आइडेंटिफाई किया जिसमें कोई पेयर नहीं है, वो कॉलम हमने पता कर लिया, ये इसमें कोई भी अक्षर दो बार नहीं है। फिर उसके मध्य अक्षर, इसका मध्य का अक्षर क्या है? सी। मध्य अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा है? तो इसके बाईं ओर पहला अक्षर है, दूसरा अक्षर ये, हमारा आंसर हो गया बी। बी नहीं आया समझ में? द कॉलम विच हैज नो लेटर इन पेयर, विच लेटर विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मिडिल लेटर ऑफ दैट कॉलम। मतलब इस कॉलम के मिडिल लेटर के सेकंड लेफ्ट लेटर कौन सा होगा? तो इसके लेफ्ट में पहला ये, दूसरा ये, बी। नहीं आया? विकास, विद्या, जूही भी हमारे साथ हैं। कोई डाउट? याद रखना, आपको एग्जाम में कलम और कॉपी यानी पेपर कुछ मिलेगा नहीं, देख के एनालिसिस करके स्क्रीन पे ही आंसर देना है। सवाल में कोई डाउट? अक्षर युग्म का मतलब अगर किसी कॉलम में एक अक्षर की दोबारा रिपीटिशन नहीं हुई है, पुनरावृत्ति नहीं हुई है, इसका मतलब वहां पे कोई युग्म, कोई पेयर नहीं बना है। तो कॉलम 5 ही है अकेला ऐसा कॉलम जिसमें कोई पेयर नहीं बना है। तो इसका बीच का एलिमेंट पता करना था। इसका बीच का एलिमेंट कैसे पता चला सर? अरे 5 लोग हैं तो दो इधर छोड़ दो, दो इधर, बीच वाला ही तो है। ये बीच वाला अक्षर, इसके बाएं दूसरा अक्षर, इसके बाएं पहला ये, दूसरा ये, वही आंसर है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है मनीष, ठीक है। थर्ड आते हैं। अगला सवाल ये है,
पंक्ति 3 और पंक्ति 5 को आपस में अदल बदल करने पर कौन से अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? इफ रो 3 एंड रो 5 आर इंटरचेंज्ड विच लेटर्स पोजीशन विल रिमेन अनचेंज्ड? बताइए आप लोग। मनीष उसकी चर्चा अभी करेंगे, अभी इस पे ध्यान दो। चिंटू बेताब है। देखो क्या कह रहा है सवाल, पंक्ति 3 और पंक्ति 5 को आपस में अदल बदल कर दीजिए। पंक्ति 3 और पंक्ति 5, पंक्ति 3 कौन है? पंक्ति 3 ये है और पंक्ति 5 ये है। आपस में अदल बदल करने का मतलब समझ रहे हो? आपस में अदल बदल करने का मतलब दो रो को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है? 3 और 5 को, इसका मतलब ये डी और ई आपस में अदल बदल जाएंगे। डी की जगह पे ई आ जाएगा और ई की जगह पे डी आ जाएगा। ये डी यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा। ऐसे ये ई यहां आ जाएगा और सी ऊपर चला जाएगा। ई यहां, सी ऊपर, ई नीचे, सी ऊपर, यही तो होगा। ऐसे बी और बी, ये तो बी और बी सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ये बी यहां आ जाएगा, ये बी यहां आ जाएगा, यही उत्तर है बी हमारा। फिर इसको इसको अदला बदली कर दो। ये ए यहां आ जाएगा, डी यहां उठ के आ जाएगा। इसकी अदला बदली कर दो। सी यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा। यही तो करना है। 3 और 5 की अदला बदली मतलब ये यहां, 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 मैं यहां, तुम कहां। तो अदला बदली करने पर सवाल क्या है? कौन सा अक्षर अब परिवर्तित रहेगा? देखो यहां डी ई चेंज हो रही, जगह ई सी चेंज हो रही, ए डी चेंज हो रहा, सी बी। यहां इसको अदला बदली करने पर जगह परिवर्तित हो रही है। भाई इसको आपने यहां किया, इसको आपने यहां किया, तब भी तो वही रहा। पहले भी यहां बी था, अब भी यहां बी है। पहले यहां बी था और यहां बी था पहले, और बदलने के बाद भी यहां बी और यहां बी। भाई अदला बदली करने के पहले, एक्सचेंज करने के पहले यहां क्या था? बी, और यहां क्या था? बी। अदला बदली कर दो, फिर बाद में देखो, बाद में भी यहां बी और यहां बी। यानी बी जो पोजीशन है, ये बी और ये बी, पहले भी बी था और अभी भी बी ही है। यानी बी जो अक्षर है उसकी जगह नहीं बदली। बाकी ये डी की जगह बदल गई। डी पहले यहां था, अब यहां आ गया। ई यहां था, यहां आ गया। ई यहां था, यहां आ गया। सी यहां से यहां आ गया। ए यहां से यहां, डी यहां से यहां, सी यहां से यहां, बी यहां से यहां। लेकिन बी की जगह नहीं बदली। वही सवाल है, इफ रो 3 एंड रो 5 आर इंटरचेंज्ड विच लेटर्स पोजीशन विल रिमेन अनचेंज्ड? किस अक्षर की जगह नहीं बदलेगी? तो अक्षर होगा आपका बी। आपका उत्तर हो गया बी। बीबी, अरे बोलो। चलिए नेक्स्ट। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? अगला सवाल, इसका आंसर बताइए। देखो सवाल क्या है, पंक्ति 1 में दिए गए अक्षरों में से कौन सा अक्षर पंक्ति 5 में नहीं है? पंक्ति 1 में दिए गए अक्षरों में से कौन सा अक्षर पंक्ति 5 में नहीं है? यानी जो पंक्ति 1 ये है, रो 1, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसमें कौन सा एलिमेंट है जो रो 5 में नहीं है? डी यहां है, डी यहां भी है, ए यहां है, ए यहां नहीं है। अच्छा, सी यहां है, सी यहां है, बी यहां है, बी यहां है, ई यहां है, ई यहां है। ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें ऐसा कौन सा है जो 5 में नहीं है? तो अब मुझे ए नजर आया। ए जो है 5 में नहीं है, ए नहीं है ना। वही तो था, पंक्ति 1 में दिए गए अक्षरों में से कौन सा अक्षर पंक्ति 5 में नहीं है? तो पंक्ति 1 में यानी कॉलम 1 में, सॉरी रो 1 में, रो 1 में जो ए एलिमेंट है वो रो 5 में है ही नहीं। ठीक है, पकड़ लिया हमने ए को।
पंक्ति 1 में दिए गए अक्षरों में से कौन सा अक्षर पंक्ति 5 में नहीं, तो हम बोलेंगे रो 1 का जो ए है वो रो 5 में नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर उस अक्षर के सबसे नीचे अक्षर, ए के सबसे नीचे अक्षर, ए के नीचे ए भी है, ये भी है, बट सबसे नीचे, ए के सबसे नीचे आ जाएगा सी। ए के सबसे नीचे क्या आ जाएगा, सी। उस अक्षर के सबसे नीचे अक्षर पर पहुंच गए हम, ए के सबसे नीचे अक्षर पर। उसके विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन है, ये विकर्ण क्या होता है, उसके विकर्ण का दूसरा अक्षर क्या। अभी विकर्ण का सवाल आगे मिलेगा तो बताएंगे, अभी विकर्ण आपने नहीं पढ़ा है। उसके विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा है। देखो अगर विकर्ण बनाना चाहो, विकर्ण क्या होता है, ये अगर कोई चतुर्भुज वगैरह बनाते हो क्वाड्रिलेटरल, तो ऐसे एक लाइन खींचते हो, ये विकर्ण होती है, ऐसे लाइन खींचते हो, ये तो विकर्ण होती है डायगोनल। तो अगर हमें विकर्ण बनाना हो तो मतलब तिरछी लाइन, यहां से विकर्ण आपका इधर जा सकता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, या यहां से विकर्ण ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है इसका। ये अब देखो विकर्ण आप कैसे निकालोगे, विकर्ण की कहानी भी हम देखेंगे। विकर्ण जब निकालना हो ना, आप विकर्ण अगर जाओगे तो ऐसे, जहां मिल रहा है ना ऐसे, ये ऐसे स्टार्ट किया हमने, फिर दूसरा विकर्ण अगर आप देखोगे तो फिर यहां से आगे कुछ होता तो निकालते, यहां से आगे कुछ है ही नहीं, यानी यहीं पे खत्म है ये। तो यहां से ऐसे चले गए हम, ये इधर ले जाएंगे, यहाँ अगर कोने में और कोई एलिमेंट होता तो ले जाते, बट वहां आगे है ही नहीं है, खत्म है। यानी इसमें विकर्ण में एक ही तत्व आएगा सी बस। और दूसरा विकर्ण अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक विकर्ण ऐसे जहां मिल रहा है, फिर दूसरा विकर्ण, ये तीसरा, ये ऐसे चल रही कहानी। तो आपसे क्या पूछा है, ए के सबसे निचले अक्षर पकड़ो, उसके विकर्ण का दूसरा अक्षर। तो जो विकर्ण है, इसके विकर्ण का पहला अक्षर ये है, दूसरा अक्षर तो इसमें है ही नहीं, यानी इधर की कहानी आपसे पूछने का मतलब ही नहीं था। इसके विकर्ण का पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये, इसके विकर्ण का पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये, तो ए आंसर होगा आपका। बताइए, कोई डाउट इसमें। दूसरा अक्षर पता करना है, तो पहला ये मान लो, दूसरा ये मान लो। यहां पहला ये है, दूसरा है नहीं सर, ऊपर वाला नहीं है क्या, नहीं ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला तो इसके विकर्ण में आएगा। अगर यहां से विकर्ण बनाते तो डी आता, ठीक है, डायगोनल बनाते ए से तो ए का डायगोनली डी आएगा, ए के डायगोनली ए के विकर्ण में, सी के विकर्ण में सी, इसके विकर्ण में ये आएगा। फिर आगे इसके विकर्ण में अगर देखोगे तो अगला एलिमेंट यहां कुछ होता है ऐसे तो होता हो, बट आगे कुछ है ही नहीं इधर। समझ में आई कहानी, क्लियर है सबको। सवाल फिर से देखो, कहा गया कि रो 1 में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रो 5 में नहीं है, तो हमने पता किया ए है रो 1 में, लेकिन रो 5 में नहीं है, ठीक। फिर उस एलिमेंट को पकड़ा हमने, फिर उसके सबसे निचला एलिमेंट कौन है, सबसे निचला एलिमेंट सी है। फिर उसके विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा, इससे विकर्ण बनाओ, इसके विकर्ण का पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये, ए आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल है, विच लेटर इज इन द पेयर इन कॉलम 4, स्तंभ 4 में कौन सा अक्षर युग्म में है। कॉलम स्तंभ 4, अच्छा कॉलम में पकड़ जाना हमको, ये कॉलम 5 है। स्तंभ 4 में कौन सा अक्षर युग्म, युग्म मतलब पेयर में दो बार है, ई एक बार, ए एक बार। स्तंभ 4 में, 5 में जा रहा हूं, 4 में जाना था हमको। स्तंभ 4 में कौन सा अक्षर युग्म है, बी एक बार, बी दो बार, सी एक बार, डी एक बार। बी है जो दो बार है, यहां भी है बी, यहां भी है बी। तो जो आपका कॉलम 4 है स्तंभ 4, उसमें बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी दो बार है, नहीं बी पेयर में है, बी युग्म में है, ठीक। तो स्तंभ 4 में कौन सा अक्षर युग्म में है, स्तंभ 4 में बी लेटर युग्म में है, पेयर में है, ओके। उस पंक्ति का स्तंभ 4 में कौन सा अक्षर युग्म में है, बी है। वह अक्षर जिस पंक्ति में सबसे अधिक बार आया है,
सबसे पहले ये पता करना था कि कॉलम 4 में कौन सा अक्षर पेयर में है, बी पेयर में है। अच्छा, फिर है कि वह अक्षर, वह मतलब बी जो पेयर में था, जिस पंक्ति में सबसे अधिक बार आया है। आप बताओ बी सबसे ज्यादा किस पंक्ति में आया है? बी। बी यहां एक बार इस पंक्ति में, यहां भी एक बार, यहां भी एक बार, यहां भी एक बार, यहां भी दो बार, एक बार यहां एक बार यहां। तो वह अक्षर बी जो है सबसे ज्यादा रो 5 में आया है, एक बार यहां एक बार यहां दो बार। तो वह अक्षर जिस पंक्ति में सबसे अधिक बार आया, किस पंक्ति में सबसे अधिक बार आया? रो 5 में। उस पंक्ति का मध्य अक्षर कौन है? तो रो 5 का मध्य अक्षर कौन है? कितने अक्षर इसमें? 1 2 3 4 5। दो इधर छोड़ो, दो इधर छोड़ो, ये बीच वाला यही आ जाएगा, यही उत्तर है आपका बी। कौन से सवाल में पूछ रहे हो राजीव? इस सवाल में पूछ रहे हो क्या? इसके विकर्ण में, इसका विकर्ण ये थोड़ी होगा, इसका विकर्ण तो तिरछे जाएगा ना। जैसे अगर इसका विकर्ण निकालना हो तो जहां पे ये ऐसे ऐसे जाएंगे, इसका विकर्ण पूछे तो ऐसे जाएंगे, इसका विकर्ण पूछे तो ऐसे जाएंगे, ऐसे निकालना है। तो इसका विकर्ण ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे, ये थोड़ी होगा, ये तो डी के बगल में भी हो जाएगा। 5 का क्या डाउट है? 5 में आपसे सबसे पहले कॉलम 4 को आपने पकड़ा, हाँ पकड़ लिया। वह अक्षर कौन सा अक्षर युग्म में है? बी यहां एक बार दो बार, बी दो बार है। अच्छा, बी को पकड़ लिया, बी दो बार आया है तो बी को पकड़ लिया। वह अक्षर जिस पंक्ति में सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार किसमें आया है? इसमें तो बी एक ही बार आया है, इस कॉलम की बात करो। वह अक्षर जिस पंक्ति में, मतलब कॉलम, वह अक्षर जिस रो में, पंक्ति मतलब रो, वह अक्षर जिस पंक्ति रो में सबसे अधिक बार आया है। इसमें भी कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार। इसमें भी सिर्फ एक बार, इसमें भी सिर्फ एक बार, इसमें भी सिर्फ एक बार, इसमें भी दो बार, एक यहां एक यहां। तो वह अक्षर यानी बी जिस पंक्ति में, किस पंक्ति में सबसे अधिक बार है? 5 में। 5 को पकड़ लिया। फिर उस पंक्ति का मध्य अक्षर कौन है? मध्य के कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 में ये दो इधर छिपा दो, ये दो उधर छिपा दो, बीच का ही हो गया बी, ये उत्तर हो गया। सेकंड लेटर पूछा है। व्हाट, स्तंभ 4 में कौन वह अक्षर जिस पंक्ति में सबसे अधिक बार आया है, उस पंक्ति का मध्य अक्षर। व्हाट, विच लेटर इज द पेयर इन कॉलम 4, इन विच रो इज द मोस्ट, व्हाट द मिडिल। कहां सेकंड लेटर? मिडिल लेटर पूछा है तो कहां मिडिल, मिडिल लेटर है, सेकंड लेटर कहां है? कौन है ये? रोहित सर, इसमें सेकंड लेटर पूछा, कहां सेकंड लेटर पूछा है? उस पंक्ति का मध्य अक्षर। तो पंक्ति 5 का मध्य अक्षर बी होगा। इसमें इस वाले में डाउट है? क्या क्या डाउट आ रहा है? राजीव को डाउट आ रहा है क्वेश्चन 4 में, और रोहित को। बोलिए क्या डाउट है? सी से हमने एक विकर्ण बनाया, सी से विकर्ण बनाया, उसका दूसरा अक्षर, तो पहला अक्षर विकर्ण का, सी से जो विकर्ण बनाया, पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये, उसके विकर्ण का, सी से हमने एक विकर्ण बनाया, उस विकर्ण का पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये। सी से जो विकर्ण बनाया वो तो सी से स्टार्ट हुआ है ना, सी से स्टार्ट हुआ है,
तो सी से बने हुए विकर्ण का पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये। अभी विकर्ण पे हम और आते हैं। ये सवाल सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच लेटर हैज लीस्ट फ्रीक्वेंसी द डायगोनल ऑफ रो वन। पंक्ति एक के विकर्ण में किस अक्षर की बारंबारता सबसे कम है? अच्छा, विच लेटर हैज लीस्ट फ्रीक्वेंसी इन डायगोनल ऑफ रो वन। देखो, देखो इधर, यहां से हम डायगोनल की सारी कहानी बताते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, पंक्ति एक के विकर्ण में किस अक्षर की बारंबारता सबसे कम है? विच लेटर हैज लीस्ट फ्रीक्वेंसी इन डायगोनल ऑफ रो वन। देखो, डायगोनल किसको कहते हैं? ए रो वन जो है, इसका अगर डायगोनल आपसे मैं पूछूं, ध्यान से सुनना, हम चार प्रकार के डायगोनल बनाएंगे यहां पे। डायगोनल मतलब विकर्ण, जैसे कोई चतुर्भुज होता है ऐसे, तो आप इसको इससे मिलाते हो, इसको इससे मिलाते हो, तो ये विकर्ण होता है, या ये विकर्ण होता है कि नहीं? ऐसे यहां पे बनाएंगे। अब कॉलम ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन तो नहीं आएगी, थोड़ा तिरछा तिरछा करके बनाएंगे हम। अगर हम कहें रो वन का डायगोनल कौन है? आप देखिए ध्यान से, एलिमेंट कौन होगा रो वन के डायगोनल का? रो वन का विकर्ण कौन होगा डायगोनल ऑफ रो वन? इसके एलिमेंट अगर मैं आपसे पूछूं, तो पता है कैसे बनाओगे आप? रो वन का डायगोनल यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, यहां से रो वन का। कैसे? ये, अब मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया ताकि अक्षर छिप ना जाए, ऐसे लाइन आएगी। ये रो वन का डायगोनल है, और रो वन का जो डायगोनल है, इसके एलिमेंट अगर कहें, तो रो वन के डायगोनल का पहला एलिमेंट ये होगा। ये डी का डायगोनल नहीं है, ये पंक्ति वन का विकर्ण है। इसका पहला एलिमेंट डी होगा, दूसरा भी डी होगा, ये डी ही है, ये भी डी ही है। पहला एलिमेंट डी, दूसरा भी डी, तीसरा बी, चौथा बी, पांचवा बी। रो वन का एलिमेंट क्या अगर पूछा जाए कि रो वन यानी पंक्ति वन का जो विकर्ण है, उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? पहला तत्व ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये पंक्ति एक के विकर्ण के तत्व बता रहा हूं मैं। एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ रो वन, फर्स्ट एलिमेंट दिस, सेकेंड एलिमेंट दिस, थर्ड एलिमेंट दिस, फोर्थ एलिमेंट दिस, फिफ्थ एलिमेंट दिस। ऐसी कहानी रहेगी। और अगर मैं आपसे कहूं, ये तो एलिमेंट्स हैं रो वन के, अगर मैं कहूं कॉलम वन के जो डायगोनल हैं उनके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो अगर आप कॉलम वन का डायगोनल बनाओगे तो सेम बनेगा, सेम कॉलम वन का भी डायगोनल यहीं से स्टार्ट होगा, ऐसे ही जाएगा सेम। अगर आपसे कॉलम वन का डायगोनल मैं बनवाऊं तो भी सेम ही रहेगा, ऐसे ही सेम। ये जानबूझ के मैं टेढ़ा नहीं बना रहा हूं, अच्छा छिप न जाए इसलिए। तो अगर मैं आपसे कहूं
स्तंभ वन के विकर्ण में कौन कौन सा तत्व आएगा? डायगोनल ऑफ कॉलम वन। कॉलम वन का जो डायगोनल या विकर्ण है वो भी यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से ऐसे सेम। डी पहला एलिमेंट, डी दूसरा एलिमेंट, बी तीसरा, चौथा, पांचवा, सेम वही। डी, डी, बी, बी एंड बी। कोई दिक्कत? यानी रो वन और कॉलम वन के एलिमेंट सेम है, डी डी बी बी बी। तो अगर आपसे सवाल मैं पूछूं कि पंक्ति वन के विकर्ण का पहला तत्व क्या है, पहला तत्व ये है, पहला तत्व ये है। पंक्ति वन के विकर्ण का दूसरा तत्व ये है, तीसरा तत्व ये है। मैं पूछूं कॉलम वन का जो विकर्ण है उसका पहला तत्व क्या है, कॉलम वन के विकर्ण का पहला तत्व ये है, दूसरा तत्व ये है, तीसरा तत्व ये है। चलिए अब जो डायगोनल और बनेगा वो मैं लिख रहा हूं। रो 5 का जो डायगोनल है वो कैसे बनेगा? रो 5 से भी डायगोनल बनेगा। तो मैं लिख रहा हूं डायगोनल ऑफ रो 5 पंक्ति 5 के विकर्ण में कौन कौन से तत्व आएंगे जरा देखना। पंक्ति 5 में भी एक विकर्ण बनेगा, उसके तत्व कैसे कैसे आएंगे? पंक्ति 5 का विकर्ण पंक्ति 5 से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। देखो यहां से ई है ना, यहां से अब होगा तो बिल्कुल सीधे सीधे। अब सीधे सीधे बनाएंगे तो मैच नहीं कर पाएंगे, टेबल ऐसी है, थोड़ा तिरछा करके बनाते हुए चलेंगे। देखो ई से स्टार्ट होगा, ई से पहला एलिमेंट ई है, ऐसे यहां से स्टार्ट किया, आके यहां खत्म हो गया। यानी पहला एलिमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। पहला एलिमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो अगर आपसे पूछा जाए रो 5 के जो डायगोनल्स हैं उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, यानी पंक्ति 5 के विकर्ण के तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला तत्व है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा ये, पांचवा ये, इस डायरेक्शन में ई ए बी सी ई। तो क्या होगा? ई ए बी सी ई, ई ए बी सी ई, ई ए बी सी, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ऐसे जाएंगे। यानी जो नुकीला वाला पॉइंट रहेगा ना वहीं से टच करते हुए यहां से आएंगे, यहां मिल रहा है, यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। और एक विकर्ण और होगा कॉलम 5 के लिए, रो 5, कॉलम 5 ये स्तंभ 5, स्तंभ 5 के लिए भी एक विकर्ण होगा। उसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे? डायगोनल ऑफ कॉलम 5 स्तंभ 5 के विकर्ण के तत्व कौन कौन से हैं? देखो देखो स्तंभ 5 के विकर्ण कौन कौन से हैं? कॉलम 5 का विकर्ण कहां से स्टार्ट होगा? यहां सबसे ऊपर से, और ऐसे चलेगा। मैं बना रहा हूं, यहां से चलेगा, टेढ़ा इसलिए कर दो कि अच्छा छिप ना जाए, ऐसे ऐसे। यानी स्तंभ 5 कॉलम 5 का जो डायगोनल है विकर्ण, उसका पहला तत्व होगा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये।
यानी रो 5 का जो विकर्ण होगा उसका एलिमेंट पूछा जाए तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और अगर कॉलम 5 का डायगोनल का विकर्ण का तत्व पूछा जाए तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यानी तत्व होंगे तो वही, बस क्रम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे हो सकता है। यानी अगर मेरे को पंक्ति 5 के तत्व तो ये यही पांचों इसमें भी आए हैं, लेकिन अगर क्रम पे चला गया तो काम फिर गलती हो सकती है। जैसे मैं पूछूं पंक्ति 5 के विकर्ण का दूसरा तत्व कौन है, तो पंक्ति 5 के विकर्ण का दूसरा तत्व है ए। पहला ये, दूसरा ये। पंक्ति 5 का विकर्ण यहां से स्टार्ट हुआ, पहला ये, दूसरा ये। मैं बोलूं कॉलम 5 के विकर्ण का दूसरा तत्व क्या होगा, तो इसके विकर्ण का पहला तत्व ये, दूसरा तत्व ये सी। यहां से स्टार्ट हुआ ये, पहला ये, दूसरा ये, सी। ठीक है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे शुभम, लैपटॉप पर कैसे टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अभी टॉपिक को कंप्लीट होने दो। तो 5 प्रकार के विकर्ण बने। एक पंक्ति 1 का जो ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरा कॉलम 1 यानी एक स्तंभ 1 का, वो भी ऐसे ऐसे ऐसे, सेम टू सेम। फिर पंक्ति 5 का वैसे ऐसे 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 ऐसे, और स्तंभ 5 या कॉलम 5 का ऐसे 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 ऐसे। सबके एलिमेंट हमने लिख भी दिए हैं। अच्छा, डायगोनल ऑफ कॉलम 5 का हो जाएगा ई सी बी ए ई। वही रिवर्स कर दो, ऐसे उल्टा कर दो इसको, और क्या, ई सी बी ए ई। कोई दिक्कत? अब आइए सवाल पे आते हैं। ये हमने विकर्ण आपको निकालना कैसे है, विकर्ण होता क्या, वो आपको बताया। तो जो टाइम लगा विकर्ण समझाने के लगा, तो थ्योरी का पॉइंट। अब हम सवाल पे आते हैं। विकर्ण आपने पढ़ लिया तो इस पे कई सारे सवाल बनेंगे। सवाल यह है पंक्ति 1 के विकर्ण में किस अक्षर की बारंबारता सबसे अधिक है। मतलब रो 1 में जो डायगोनल बनेगा रो 1 का, उसमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा अक्षर बार बार आएगा सबसे ज्यादा बार। तो पंक्ति 1 यही है। इसके तत्व कौन से हैं, ये। कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया है, अच्छा सबसे कम बार, डी 2 बार, बी 3 बार। तो डी ही 2 बार आया है, तो उत्तर हो जाएगा डी। भाई अगर पंक्ति 1 में देखा जाए तो कितनी बार आया है, डी आया है 2 बार। देखो डी 2 बार आया है, और बी, बी 3 बार आया है। तो दो ही तो अक्षर आए हैं पहले कॉलम में, डी डी, बी बी बी। देखो डी डी बी बी बी, डी 2 बार, बी 3 बार। तो किसकी बारंबारता सबसे कम है, तो बी, डी की बारंबारता सबसे कम है। डी 2 ही बार आया, बी 3 बार, तो डी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत? सर रो 1 में कॉलम 2 का एलिमेंट भी है, तो एलिमेंट भी तो हो सकता है। कॉलम 3 रो 1 में कॉलम 2 ये विकर्ण में नहीं आएगा। चिंटू कह रहा है सर अगर हम रो 1 का विकर्ण बनाए तो ए आएगा। ए कहां से आ जाएगा भाई, ए तो ऐसे ऐसे बनाएंगे तब ना ए आएगा, ए कहां से आ जाएगा। चिंटू ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहे हो क्या, नहीं। ये जो कोना है ना, उस कोने से मिलते हुए जाना है। अगर इसका विकर्ण बनाते, इसके मतलब डायगोनली जाते तो ऐसे जाते, और इधर जाते तो कहीं ऐसे जाते। तो इधर कहाँ कुछ है ही है, वो नहीं है। डी जाना है तो ये जो हम मिला यहाँ पे, ए पे आओ, यहाँ पे आओ, फिर ऐसे यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे आओ। ये यानी रो 1 का जो विकर्ण है उसमें न ये आएगा, नहीं ये आएगा, नहीं ये आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा, ऐसे चलेगा। मतलब ये बिंदु इसको क्रॉस करते हुए जाना है, क्रॉस करते हुए जाना है इसको, जो सामने मिलेगा। तो इसका आंसर डी आएगा, डी आएगा। अरे अब इसमें थोड़ा सा अच्छे से बना नहीं, अदरवाइज मान लीजिए ऐसे बना होता। विकर्ण कैसे बनाते हो तुम, इसका विकर्ण कैसे बनाते, ऐसे तो बनाते, ऐसे ले जाते, इसको ऐसे ले जाते,
ये तो करते हो, या ऐसे इसको ऐसे घुसा देते हैं, ऐसे कहीं ले जाते हैं? नहीं। ए से डायगोनल बनाओगे तो अलग कहानी है। ए से चिंटू का सर, हम अगर ए से ही विकर्ण बनाए तो, ए से विकर्ण बनाएंगे तब तो हम ऐसे जा सकते हैं, ये हाँ फिर जा सकते हो अगर ए से विकर्ण बनाओगे तो। लेकिन हम ए से विकर्ण क्यों बनाएंगे? ए से विकर्ण का सवाल थोड़ी है। अगर किसी टेबल में नॉर्मली कहा जाए कितने विकर्ण बनेंगे, तो उसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर कहा मतलब सवाल ये पूछो ए से विकर्ण बनाओ, तो ए से विकर्ण बनाओगे तो ऐसे जाओगे, ये फिर उसके बाद इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, ऐसे जा सकते हो अगर बनाना ही हो तो। या आपसे कहा सी से विकर्ण बनाओ, तो सी से विकर्ण बनाओगे तो ये, फिर उसके बाद ये, ऐसे जाओगे। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि जो आपको टेबल दे रखी है, इस टेबल में नॉर्मली किसी एलिमेंट को मेंशन नहीं किया गया है कि उससे विकर्ण बनाइए, किसी तत्व को नहीं मेंशन किया गया कि सी से बनाइए चाहे डी से बनाइए, इस वाले ए से बनाइए इस वाले बी से, नहीं। बस उसने बोल दिया रो 1 से बना दीजिए। तो रो 1 से बनाना है तो ये जो पहला अक्षर है रो का, इससे स्टार्ट करेंगे। बोल देगा रो 5 से बनाना है, सबसे लास्ट वाली रो से, तो नीचे से स्टार्ट करते हुए जाएंगे। बोल देगा कॉलम 1 से बनाना है, तो कॉलम 1 के नीचे पहला एलिमेंट है वहां से ऐसे बनाएंगे। बोलेगा सबसे लास्ट वाले कॉलम से बनाना है, सबसे लास्ट वाले कॉलम कॉलम 5 से, तो ऐसे बनाएंगे। यानी सबसे पहली रो और सबसे लास्ट रो, सबसे पहला कॉलम सबसे लास्ट कॉलम, 4 प्रकार के डायगोनल बनेंगे। तो ये तो सेम ही है भाई, रो 1 और कॉलम 1 का डायगोनल तो एक ही है, सारे एलिमेंट सेम है। हाँ, रो 5 और कॉलम 5 के एलिमेंट तो एक ही जैसे हैं, बस उनका क्रम अलग अलग है। यहां ई पहले, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ई, और कॉलम 5 का ई, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर ई, ऐसे है। ठीक है, तो हमने यहां पे किसी अक्षर का नाम मेंशन नहीं किया, तो टेबल के लिए वो बोलेगा कि रो 1 या रो 5 या कॉलम 1 कॉलम 5, तब। ये सवाल हमारा हो गया। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है पंक्ति 5 के विकर्ण में किस अक्षर की बारंबारता सबसे अधिक है? देखो, विच लेटर हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डायगोनल ऑफ रो 5। तो पहले रो 5 का डायगोनल बनाओ। रो 5 का डायगोनल कौन बनेगा? अब देखो कैसे स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे, झूम बराबर झूम, झूम झूम बराबर झूम, चिंटू झूम बराबर झूम, चिंटू सर, ऐसे जाओगे। रो 5 का डायगोनल है ई ए बी सी ई। किस अक्षर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? ई एक बार, दो बार, ए एक बार भी, ई दो बार आया है। देखो, ई यहां भी, ई यहां भी, बाकी ए, फिर बी, फिर सी, और कोई अक्षर दो बार आया ही नहीं, तो आपका उत्तर क्या हो गया? ई। नोट्स अपलोड हो जाएगा बिट्टू, भेज दिया है मैंने अपलोड होने के लिए, मैंने भेज दिया, आज हो जाना चाहिए अपलोड। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं। इसको बताइए, पढ़िए और बताइए। ये सब खत्म हो जाने दो रो कॉलम को, फिर ब्रिक्स पे आएंगे हम। ये रो 1 लिखा हुआ है वहां पे। व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर ऑफ रो 2 द डायगोनल्स ऑफ रो 1? ये रो 1 है। रो 1 एंड रो 5 आर इंटरचेंज्ड। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा बिट्टू बाद में भी देख लेना। व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर ऑफ रो 2 इफ द डायगोनल्स ऑफ रो 1? ये रो 1 लिखा है, रो 1 एंड रो 5 आर इंटरचेंज्ड। चलिए देखते हैं इसको। पंक्ति 1 तथा पंक्ति 5 के विकर्ण को आपस में अदला बदली करने पर पंक्ति 2 का चौथा अक्षर कौन सा होगा? पंक्ति 2 का पहला अक्षर तो अभी ये है, दूसरा अक्षर ये है, लेकिन कुछ अदला बदली की गई है भाई। क्या अदला बदली की गई है? पंक्ति 1 तथा पंक्ति 5 के विकर्ण के आपस में अदला बदली की गई। पंक्ति 1 कौन है? पंक्ति 1 का विकर्ण कौन है?
पंक्ति 1 और पंक्ति 5 की अदला बदली नहीं की गई, उनके विकरणों की अदला बदली की गई है। विकरणों की अदला बदली की गई है भाई। तो पंक्ति 1 का विकर्ण कौन है, देखो ये पंक्ति 1 का विकर्ण है, और पंक्ति 5 रो 5 का विकर्ण, रो 5 का विकर्ण यहां से स्टार्ट हुआ, ये पंक्ति 1 का विकर्ण, ये पंक्ति 5 का विकर्ण। इसकी क्या कर दी आपने, अदला बदली। अच्छा, अदला बदली कर दी आपने। अदला बदली का मतलब समझ रहे हो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से अदला बदली होगी, यानी इसकी अदला बदली हम करेंगे, इसकी अदला बदली हम करेंगे इससे, इसका दूसरा एलिमेंट ये, इस रो 1 का दूसरा एलिमेंट ये, और रो 5 का दूसरा एलिमेंट ये, यानी इसकी अदला बदली इससे करेंगे। रो 1 का तीसरा एलिमेंट ये, और रो 5 का तीसरा एलिमेंट तो सेम ही है, तो अदला बदली करोगे तो वही आएगा, सेम ही है बी बी। रो 1 का तीसरा एलिमेंट ये, रो 5 का भी तीसरा एलिमेंट सी बी, तो अदला बदली करने पर क्या सेम ही है। अच्छा, रो 1 का चौथा एलिमेंट पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा ये है, और इसका चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी इसका चौथा और इसका चौथा, इसकी अदला बदली करेंगे। तो मैं समझा रहा हूं, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। और इसका सबसे लास्ट एलिमेंट कौन है, सबसे लास्ट एलिमेंट ये है, इसका सबसे लास्ट एलिमेंट कौन है, ये है, यानी इसकी और इसकी अदला बदली करोगे आप। जैसे यहां से अगर डायगोनल स्टार्ट हुआ है विकर्ण, और इसका विकर्ण यहां से स्टार्ट हुआ, तो शुरुआत से जो जो एलिमेंट है उसकी अदला बदली करो, इसकी इसकी आपस में अदला बदली एक्सचेंज कर दो, इसको इसको आपस में एक्सचेंज कर दो। ये एलिमेंट बी तो दोनों के लिए सेम है, तो बी है तो बी ही रहेगा, इसकी इसकी अदला बदली कर दो, इसकी इसकी अदला बदली कर दो। ये कर दिया हमने, ठीक है, कर दिया। रो 1 और रो 5 को जो विकर्ण डायगोनल थे उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब करने पर क्या पूछा है, पंक्ति 2 का चौथा अक्षर कौन सा होगा। पंक्ति 2, ये है पंक्ति 2, इसका चौथा अक्षर, पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये, तीसरा अक्षर ये, चौथा अक्षर ये। चौथा अक्षर ये था, लेकिन अदला बदली करने के बाद इसकी जगह पे ये आ गया होगा। इस पंक्ति 2 रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एलिमेंट सी था, लेकिन अब सी थोड़ी है, इसके जगह पे बी आ गया होगा। बी यहां के चिपक गया, सी यहां के चिपक गया, तो यहां बी आ गया, बी उत्तर होगा हमारा, बी। अरे नहीं आया समझ में, 10-2। आया, इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो है तो ऐसे सी, बट इसकी सी अदला बदली की गई है ना, तो बी यहां गया सी यहां गया, तो इसकी जगह पे ये बी जाके चिपका है, उत्तर बी आएगा। बोलो शुभम। ये रो 1 लिखा हुआ है, रो 1। आइए आगे चलते हैं, कोई डाउट है तो बताइए। तो विकर्ण को आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे सवाल को, बिना विकर्ण के समझे नहीं समझ पाओगे। अदला बदली तो ऐसे नहीं कुछ भी अदला बदली कर दो, नहीं। नेक्स्ट, ये सवाल है, बताइए। आप सभी लोग इसका सही आंसर देंगे खुद से सोच के, बताइए आप लोग। आप अगर इसका सही आंसर दोगे तो मैं मान के चलूंगा अब तक जितना आपको पढ़ाया गया इस टेस्ट में वो आपको समझ में आया। ये टेस्ट खत्म नहीं हुआ है अभी, बट जितना भी पढ़ाया आपने थोड़ा बहुत वो समझ में आया होगा, तो आप इसका आंसर दे पाओगे, बताइए। चिंटू जब CBT 2 के पेपर में गया था तो उसके बगल में एक बबली बैठी हुई थी, और बार बार मुड़ मुड़ के घूम घूम के चिंटू की तरफ देख रही थी, और जब चिंटू उसकी तरफ देखता तो अपना सर घुमा लेती थी। तो चिंटू ने उससे दो लाइंस कही, पता है क्या?
कि देखना ही चाहती हो भर के नयन देखो, देखना ही चाहती हो भर के नयन देखो, चोरी चोरी देखना भी कोई देखना हुआ। अगर देखना है तो देखो एकटक, छुप छुप के क्या देखना। कि देखना ही चाहती हो भर के नयन देखो, चोरी चोरी देखना भी कोई देखना हुआ। फेंकना ही चाहती हो दिल से निकाल फेंको, फेंकना ही चाहती हो दिल से निकाल फेंको, चिट्ठियों का फेंकना भी कोई फेंकना हुआ। बबली गुस्सा करती है तो चिट्ठी फेंक देती है, गिफ्ट वापस करने लगती है, सब कुछ वापस करने लगती है। चिंटू कहता है ये सब वापस मत करो, वापस करना तो हमें दिल से निकाल फेंको। इस सवाल का जवाब दो चिंटू तुम। चिंटू कह रहा सर हमारी किस्मत ऐसी कभी क्यों नहीं रही, अगल बगल कोई हमको देखे घूम घूम के। इसका आंसर हमारे पास राजीव का आया है ई, कृष्णा मूर्ति का आया है ई, सुभाष का आया है ई। आइए देखते हैं। बाय एक्सचेंजिंग द डायगोनल्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 5 स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम राइट कॉर्नर व्हाट विल बी द लास्ट लेटर अबव द लेफ्ट लास्ट लेटर। जिसको जो भाषा समझ में आए वो पढ़े और उसके हिसाब से आंसर दे। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, मुझे हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में पढ़ेगा। स्तंभ 1 मतलब कॉलम 1 और कॉलम 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करने पर, इंटरचेंज कर दीजिए। किसको? डायगोनल्स को। किसके डायगोनल्स को? स्तंभ 1 यानी कॉलम 1 और कॉलम 5। कॉलम 1 का डायगोनल क्या है? देखो कॉलम 1 का डायगोनल ये यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे चल रहा है, डी डी बी बी पी, ओके। फिर स्तंभ 5 का विकर्ण क्या है? स्तंभ 5 का विकर्ण कॉलम 5, इसका विकर्ण यहां ई से स्टार्ट होगा, ई। कॉलम 5 का ई सी बी ए ई, ई सी बी ए ई ये होगा। एक्सचेंज करने पर, एक्सचेंज करने में गलती कई बार आप लोग करोगे। एक्सचेंज करने पर, एक्सचेंज करने का मतलब समझ रहे हो? इसको इसको एक्सचेंज मत कर देना। क्यों सर? सर इसको इसको कर दें ना सर, ये तो सेम है। देखो एक्सचेंज करने का मतलब आप अगर एक विकर्ण को शुरू से एलिमेंट ले रहे दूसरा भी उसके शुरू से लोगे। जैसे कॉलम 1 का पहला एलिमेंट डी है, कॉलम 1 के डायगोनल विकर्ण का पहला तत्व डी है, कॉलम 1 के विकर्ण का दूसरा तत्व भी डी है, तीसरा बी है, चौथा ये है, पांचवा ये है। और कॉलम 5 का जो विकर्ण है उसका पहला तत्व ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो पहले को पहले से करो, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। मतलब ये कि कॉलम 1 का पहला एलिमेंट अगर ये है और कॉलम 5 का पहला एलिमेंट ये है तो इसको इसको इंटरचेंज करोगे आप, इसको और इसको। ऐसे ही कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट अगर ये है, कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट अगर ये है और कॉलम 5 का दूसरा एलिमेंट ये है तो इसको इंटरचेंज करोगे आप, सी को। ऐसे कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट ये है और कॉलम 5 का भी तीसरा एलिमेंट ये है तो बी बी है, सेम ही है, तो क्या ही चेंज करना। कॉलम 1 का चौथा एलिमेंट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है चौथा। इसका चौथा एलिमेंट कौन है? ये। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और इसका चौथा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका चौथा ये है। यानी इसको इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे। और इसका लास्ट वाला एलिमेंट ये है, इसका लास्ट वाला एलिमेंट ये है। यानी आप एक्सचेंज कैसे करेंगे? इसको और इसको अदला बदली करेंगे, इसको और इसको अदला बदली करेंगे। ये तो सेम ही है, तो एक ही है, वो दोनों के लिए इसके और इसके लिए बी ही है। इसकी और इसकी अदला बदली करेंगे, फिर इसकी और इसकी अदला बदली करेंगे। आई बात समझ में? किसकी किसकी? इसकी और इसकी अदला बदली, फिर इसकी और इसकी अदला बदली, फिर ये तो सेम ही है, फिर इसकी इसकी अदला बदली, फिर इसकी इसकी अदला बदली कर दिया। ठीक है। स्तंभ 1 और स्तंभ 5 यानी कॉलम 1 और कॉलम 5 के डायगोनल को आपस में एक्सचेंज करने पर नीचे एलिमेंट को एक्सचेंज कर दिया। चलो नीचे दाएं कोने से, नीचे और दाएं मतलब नीचे भी और दाएं, तो नीचे दाएं तो यही होगा बी एलिमेंट,
भाई नीचे और दाएं कोना कौन है? दाया कोना और नीचे वाला कोना, ये नीचे दाएं यहां कोने से, ये वाला एलिमेंट से चलते हुए बाएं अंतिम अक्षर, नीचे दाया कोना कौन है? ये नीचे और सबसे दाएं यही कोना पर बी से बाएं, नीचे दाएं कोने से चलते हुए बाएं अंतिम अक्षर, यहां से चलते हुए जो बायां अंतिम अक्षर है, यहां से चलते हुए बायां, बायां मतलब ऊपर मत जाने लगना बायां दाएं में, यहां बायां में इधर जाओगे, बायां अंतिम अक्षर, ये बायां अंतिम अक्षर के ऊपर अंतिम अक्षर, इसके ऊपर अंतिम अक्षर कौन सा होगा? डी, ये डी, ये उत्तर हो गया हमारा डी। अरे ना 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 चिंटू सर, अरे चिंटू डी नहीं होगा, डी तक हम आए, डी और ई एक्सचेंज किए गए हैं ना, तो डी की जगह पे ई, डी और ई एक्सचेंज किए तो आपका उत्तर होगा ई। हाँ, फिर से देखो, हमने कॉलम 1 और कॉलम 5 के जो विकर्ण के एलिमेंट थे उनको इंटरचेंज कर दिया किया, मतलब इसकी जगह पे ये अदला बदली हुई है, तो डी की जगह पे ई को चिपकाया है मैंने, मुझे दिखा नहीं कि यहां ई है, ई है यहां पे, और इस ई की जगह पे डी है। अच्छा, नीचे दाएं कोने से, नीचे दाया, नीचे और दाएं कोने में आप जाओगे तो ये एलिमेंट मिलेगा, से चलते हुए अंतिम अक्षर, से चलते हुए बाएं अंतिम अक्षर, यहां से चलते हुए बाएं 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 अंतिम अक्षर कौन है? ये बाएं अंतिम अक्षर के ऊपर अंतिम अक्षर, इसके बिल्कुल उत्तर ऊपर अंतिम अक्षर कौन है? ये कौन सा है तो डी, मगर उसके पहले ही हमने बोल दिया है कि ये इससे अदला बदली की गई है, इसकी इससे अदला बदली की गई है, इसकी इससे अदला बदली की गई है, इसकी इससे अदला बदली की गई है, तो जो आप यहां पहुंचे हो, यहां दिख रहा है डी, मगर डी नहीं है, डी की जब ई आ चुका है, ई जो राइट आंसर, ई। नहीं आया समझ में चिंटू? अब इस सवाल को हमने समझाया आपको एक एक चीज को खोल करके कि अदला बदली कैसे करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे, ये तो सेम ही है, इसकी इसके साथ, इसके इसके साथ। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं। क्यों सर? देखो सवाल में हम क्या पढ़ेंगे, स्तंभ 1 और स्तंभ 5 के विकर्ण को एक्सचेंज कर दिया, चलो कर दिया, मान लिया हमने कर दिया, एग्जाम में हो गया। उसके बाद नीचे दाएं कोना, नीचे दाएं कोना ये है, से चलते हुए बाएं अंतिम अक्षर, सबसे बाएं अंतिम अक्षर यहां मिलेगा, के अंतिम ऊपर अक्षर के ऊपर अंतिम अक्षर ये मिलेगा, कौन सा होगा? यहां कौन सा एलिमेंट होगा? तो हमको पता है यहां पे एलिमेंट पता करना है। जब विकर्ण को आप इंटरचेंज करोगे, ये विकर्ण यहां से स्टार्ट होगा, ये विकर्ण यहां से स्टार्ट होगा, इसकी अदला बदली कर दिया, यहां पे ई आ गया। वो तो हमने बस समझाने के लिए बताया कि इसकी इसकी भी करेंगे, इसकी इसकी करेंगे, इसकी इसकी करेंगे, बट उसकी जरूरत कहां है? हमें तो बस डी की जगह पे क्या आया उसकी जरूरत पड़ी है, तो डी और ई को आपस में इंटरचेंज किया है। तो सवाल कई बार आप लास्ट से स्टार्ट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा कि नीचे दाया कोना से अंतिम अक्षर सबसे बाएं, फिर ऊपर सबसे अंतिम अक्षर, ये क्या होगा? फिर इसके पे ये आ गया, ई हो जाएगा आपका उत्तर। विकास बोले सर 30 सेकंड में कैसे हो पाएगा? हो पाएगा। ठीक है, तो जब आप करते करते आते हो तो याद रखना कि इसको इसको हम अदला बदली कर दिए तो यहां पे ई आ जाएगा। निष्ठा का ना सर पता कैसे चलेगा लैंग्वेज में कि कैसे एक्सचेंज करें 8 और 9 क्वेश्चन में? मतलब एक्सचेंज करने में क्या दिक्कत है? जैसे मैं कहूं कि मैं अपने बचपन को मोदी जी के, मैं अपनी लाइफ को मोदी जी की लाइफ से इंटरचेंज कर रहा हूं, मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर की लाइफ से, तो इंटरचेंज करने का मतलब थोड़ी कि मैं 30 साल का हूं और 5 साल से है तो उसको इंटरचेंज कर दूं, या वो 60 साल के हैं मैं 40 साल का हूं तो उससे इंटरचेंज कर दूं, नहीं। इंटरचेंज ऐसे करेंगे, मेरा बचपन कैसे गुजरा, उनका बचपन कैसे गुजरा, उनका बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते हुए गुजरा, मेरा बचपन परिवार के बीच में प्यार के साथ गुजरा,
तो मुझे फिर प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने के लिए छोड़ दिया जाए, मोदी जी को एक परिवार में अच्छे से डाल दिया जाए। फिर जब वो 14-15 साल के हुए तो उन्होंने क्या किया, वो शायद हिमालय चले गए या फिर आरएसएस में चले गए। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। तो जब आप किसी भी डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज का मतलब जैसे अगर इसका एलिमेंट ये है और इस कॉलम 5 का एलिमेंट ये है, तो फिर आप इसके पहले को इसके पहले से, इसको दूसरे को इसको दूसरे से, ऐसे इंटरचेंज करोगे आप। ठीक है, दिया है ना स्तंभ 1 और स्तंभ 5। यह स्तंभ 1 है इसका विकर्ण, यह स्तंभ 5 का विकर्ण है। बताइए किसी को डाउट है कहीं पर भी इन सवालों में? आपको बस सवालों को ध्यान देना है सॉल्व करते वक्त। ऐसे सॉल्व कर, जैसे मैं यहां पे आया तो डी को टिक कर दिया। ये भी याद रखना कि डी को इससे अदला बदली की तो यहां पे आंसर आपका ई होगा। मतलब जो भी इसका आंसर है बी है यहां पे, इसका आंसर आपका ई होगा। डी को ई से अदला बदली की गई है तो आपका आंसर ई होगा। तो कई बार ना वो शुरू में बहुत सारी चीजें देगा और लास्ट में कुछ पूछेगा, तो शुरू में जितना दिया रहता है सबका इस्तेमाल नहीं होता सॉल्व, सवाल को सॉल्व करने में। जितना दिया रहता है उसका एक आध स्टेटमेंट ही काम का रहता है। जैसे अगर कॉलम 1 और कॉलम 5 के हर एलिमेंट को इंटरचेंज किया गया तो हमें बाकी एलिमेंट से क्या मतलब, बस इसके इसके इंटरचेंज से मतलब है। अब ये तो मैंने बस बनाया है सिखाने के लिए आपको। ये अदला बदली करेंगे, ये करेंगे ताकि और सवाल आए कुछ डिफिकल्ट घुमा के तो आप कर ले जाओ। बट हमें क्या था, सबसे नीचे और सबसे दाएं ये एलिमेंट, यहां से सबसे बाएं अंतिम अक्षर, यहां सबसे ऊपर अंतिम अक्षर, ये यही उत्तर था। बस इसको उसको अदला बदली कर दिया कि यहां ई आ गया। आप किसी भी टाइप के सवाल जब सॉल्व करोगे ना, शुरू के 10 सवाल 20 सवाल सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा, और उसके बाद जब आप सवाल और ज्यादा सॉल्व करोगे ना फिर टाइम कम लगने लगेगा। एक रूल है, रूल का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। जब भी आप किसी चीज को सीखते हो ना, किसी भी चीज को, चाहे कोई लैंग्वेज हो, चाहे कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, या आप किसी कुछ भी सीख रहे हो, ये अगर आपका टाइम है सीखने का, टाइम जो लग रहा है, और ये आपकी नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, या जो भी है, या आप किसी एग्जाम में अपने नंबर बढ़ाना चाह रहे हो, पता है क्या होता है, शुरू में आप टाइम तो देते हो लेकिन नंबर नहीं बढ़ता है। टाइम बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है। आपको लग रहा है सर हम इतना पढ़ दिए, एक महीना हमारा नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, और कुछ लोग इसी में डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर एकाएक कुछ टाइम के बाद आपका नंबर जंप मारता है इतना। अब नंबर जंप मारा तो फिर कुछ देर बाद फिर वो कांस्टेंट हो गया। ऐसे यहां से यहां तक आपने टाइम दिया, 15 दिन 1 महीना पढ़ाई की आपने, लेकिन नंबर नहीं बढ़े। आप जब टेस्टरी दे रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। आप अगर पढ़े तो जा रहे हैं, आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है? आउटपुट सडनली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलेगा, और जब आउटपुट मिलेगा फिर कुछ देर बाद फिर आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आप और मेहनत करोगे और मेहनत करोगे और मेहनत करोगे, लेकिन आपको आउटपुट नहीं बढ़ा हुआ नजर आएगा, वो कांस्टेंट नजर आएगा। आप लोग ये नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, 3 महीना से तो पढ़ रहे हैं। फिर कुछ टाइम के बाद आउटपुट फिर सडनली आपका जंप होगा। तो यहां से यहां का जो समय है, या यहां से यहां का समय, या यहां से यहां का समय, जब आउटपुट कांस्टेंट है, वहां पे आपको फेथ रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है कि मेहनत करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो आउटपुट मिलेगा। जैसे राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं, आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो हो सकता है 2-4 साल बाद एक साथ 2-4 विधानसभा चुनाव जीत जाए। ठीक है, तो आप शुरू के 10 सवाल 20 सवाल करोगे किसी भी टाइप के, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। जब 2-3 दिन हम इसको पढ़ा देंगे तो आपको इजी ही लगने लगे, सर कितना इजी है ये, कितना इजी है ये। और एग्जाम तक जाते आते तो आप हलवा बना दोगे, बस आपको स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होगी। बोलिए। ठीक है राजीव, देखता हूं मैं उसको। तो आज की कहानी आपकी यहीं तक, इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? बाकी जिसको बैच ज्वाइन करना है वो करियर वेब पे जाके बैच ज्वाइन कर सकता है।
करियर वेल ऐप पे आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। आप सबसे नीचे ऐप बैच पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो फोन में आपके ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं है इंस्टॉल तो इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से जाके। ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे बैच पे आप क्लिक करना, और बैच पे क्लिक करने के बाद ऊपर कई सारे सेक्शन दिखेंगे आपको। अभी कुछ अपडेट हुआ है ऐप में, तो मैं बताता हूँ क्या दिखेगा आपको। बैच पे क्लिक करोगे तो ऊपर एक तो ट्रेंडिंग दिखेगा, एक अदर बैचेज दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ चेंजेज हुए हैं। अदर बैचेज पे आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे एएलपी साइको का बैच आपको दिख जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेरी है इस बैच से रिलेटेड तो आप ये नंबर है व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे आप, तो आपको 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तुरंत नहीं मिलेगा बट 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। इस बैच में आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स मिलेंगे, और वीडियो तो मिलेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ मिलेगी। अभी टेस्ट सीरीज तो नहीं इस बैच में, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।